आज आई ओपनर में बात होगी एक ऐसे योद्धा के साथ जिसने युद्ध को देखा है, उसको समझा है। एक ऐसे सैनिक के साथ जो सेना की साइकोलॉजी और फिलॉसफी का गणित जानता है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 देशों की यात्राएं की और आपको वॉर रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से दिखाई। उसने वो तस्वीरें युद्ध की दिखाई जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि युद्ध ऐसा दिखाई देता है। उसने यूक्रेन और रशिया की लड़ाई देखी और आपको दिखाई, और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका की चुनौतियां भी दिखाई। उसने ये भी देखा कि इसका यूरोप पे असर क्या पड़ेगा। एक ऐसा योद्धा जो भारतीय सेना की आन बान शान राजपूताना राइफल्स का सदस्य रहा, और साथ ही साथ उसने जो रिटायरमेंट लिया वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से लिया, लेकिन बहुत सारे ऑपरेशन का मुख्य हिस्सा रहा और ये बताया कि भारत की जमीन पर भारत की फौज किस तरीके से काम करती है। जानते हैं वो शख्स कौन है? वो हमारे साथ यूक्रेन से जुड़ेंगे। वो हमारी सेना का हिस्सा रहे हैं और अब कर रहे हैं वॉर रिपोर्टिंग। हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश पवार जी, जिनका रिपोर्टिंग करना पैशन है और वो जीते हैं हमारे देश की आर्मी के उसूलों को। चलिए हम आपको यूक्रेन से जोड़ते हैं और आपकी बातचीत कराते हैं, सीधा आपका संवाद कराते हैं उनके साथ। जय हिंद राजेश जी, कैसे हैं आप? जय हिंद मैडम, बहुत बढ़िया। आप बताएं। टाइम्स नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा गंभीर है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में हम कहां पर खड़े हुए हैं और ये युद्ध कहां पहुंचेगा और इसमें असली मोटिव क्या है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे शो आई ओपनर में इस पर खुलकर के बात रखें। मेरा पहला सवाल यही है कि ये पूरा संसार, ये पूरा वर्ल्ड इस युद्ध में कहां खड़ा हुआ है, कहां पर ले जा रहा है ये युद्ध हम सबको? देखिए, जो ये युद्ध है एक बहुत खतरनाक मोड़ पर है इस वक्त। अमेरिका इस युद्ध में घुस तो जरूर गया है, लेकिन उसे अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। और जहां तक मेरा मानना है, अमेरिका इस युद्ध में घुसा है बेसिकली ऑन द बिहेस्ट ऑफ इजराइल। बिकॉज जब उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि हमें इस वक्त पुख्ता जानकारी है कि अली खुमैनी, जो कि सुप्रीम लीडर था, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप सब एक जगह पर इकट्ठी है, एंड वी कैन कैरी आउट अ डीकैपिटेशन स्ट्राइक, एंड देन अमेरिका सेड लेट्स गो अहेड विदाउट प्रॉपरली प्लानिंग फॉर इट। टू गिव यू एन एग्जांपल कि उन्होंने प्रॉपरली क्यों नहीं प्लान किया हुआ था, they had never catered for shutting down of Strait of Hormuz by Iran. They did not prepare for it. And now we are seeing, हमें दिख रहा है अभी जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है in the economic field all over the world. The petroleum has crossed $115 per barrel. तो और अगर ये थोड़ा और लंबा खिंच जाता है, जिसकी मुझे पूरी आशंका है कि खिंचेगा, उस हालत में अब अमेरिका को क्या करना समझ में नहीं आ रहा। प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स टू एग्जिट, वो निकलना चाहते हैं इस लड़ाई से, क्योंकि उनको जो घरेलू उनकी जो वोट बैंक है, जो उनका मागा क्राउड है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्राउड जो है, जो उनका बेस है, वोटर बेस है, वो नहीं चाहता कि अमेरिका किसी तरह से भी एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर में, फॉरेन वॉर में इन्वॉल्व हो। और जब तक अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुल सकता, क्योंकि हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ी कोशिश की यूरोपियन ममालिक को उसमें शामिल करने की कि आप इसको खोल दीजिए, लेकिन उनका रिस्पॉन्स बहुत ठंडा रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ गया है, तो वो ना रह सकता है और ना निकल सकता है। तो आप ये मानते हैं कि अमेरिका जो है इस समय इजराइल के दम पर इस लड़ाई में बार बार ईरान को धमकियां दे रहा है, बार बार अपनी ताकत को दिखा रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका किसी के दम पर ये कर रहा है। अमेरिका इज अ सुपर पावर, एंड इन फैक्ट अमेरिका इज अ सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अगर आप अगली 5 मुल्क जो हैं, स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, चाइना, रशिया, इंडिया, इन सबको भी मिला लें, अमेरिका इन सबको मिला के भी बहुत स्ट्रांग है। तो किसी के दम पर ये नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, एज आई सेड, दे आर डूइंग इट ऑन बिहेस्ट ऑफ इजराइल, बिकॉज अमेरिका के और इजराइल के कुछ इंटरेस्ट यहाँ कन्वर्ज हो रहे थे। और शुरू से ही अमेरिका की ये पॉलिसी रही है, जो कि इजराइल की भी रही है, कि किसी भी हालत में
ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं अख्तियार करने देंगे, और दिस वाज वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ दिस वॉर। लेकिन देखिए अभी क्या विडंबना क्या है कि जो ये यूरेनियम है जिसका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने, जो पिछले कुछ महीने पहले 12 डेज वॉर हुई थी, जिसमें उसने जिक्र किया था कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह कर दिया है। लेकिन अभी ये सब मानते हैं कि जो वो लगभग 460 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम है, 60% एनरिच है, उसका कोई अता पता नहीं है और वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। और ये यूरेनियम को निकालना ईरान से, दिस वाज वन ऑफ द एम्स ऑफ दिस वॉर। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक अमेरिका डजंट पुट बूट्स ऑन ग्राउंड, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते नहीं है, और ये किए बिना ये जो मुकाम है हासिल नहीं हो सकता। क्या आपको ये तस्वीर दिख रही है कि जमीनी लड़ाई पर ये बातें आ सकती हैं, जमीन पर लड़ाई हो सकती है? देखिए जमीन पे लड़ाई, देखिए हर चीज, युद्ध का पहला नियम है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ, व्हाट इज द फर्स्ट एम ऑफ वॉर। सो एम ऑफ वॉर फॉर अमेरिका इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वाज वन, रजीम चेंज। जो मुल्ला रजीम थी ईरान की, खुमैनी की इस्लामिस्ट रजीम, उसको हटाना। और दूसरा, जो ये एनरिच यूरेनियम ईरान के पास है उसको किसी तरह से निकाल के अमेरिकन कब्जे में लेना। और ये दोनों ही जो एम है अभी तक कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर कह रहे हैं कि देखिए एक तरह से रजीम चेंज हो ही गई है, क्योंकि जो अली खुमैनी हो मारा गया, उनकी जो पुरानी लीडरशिप है वो पूरी पूरी हमने वाइप आउट कर दी। लेकिन ये दिस रजीम, दिस इज अ थियोक्रेसी। ये रजीम इंसान के ऊपर नहीं है, ये एक थियोलॉजी के ऊपर है, और वो थियोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करती है, वो आइडियोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो किसी भी तरह से वो रजीम चेंज नहीं हुआ है। सेकेंडली, उनका जो एम था वॉर का, वो था कि हमें ये यूरेनियम ईरान से बाहर निकालना है, और ईरान की कोई भी फ्यूचर क्षमता न्यूक्लियर वेपन बनाने की हमें पूरी तरह से खत्म करनी है। और वो यूरेनियम अभी भी ईरानी कब्जे में है पूरी तरह से, और इतना नीचे है जमीन के कि कोई भी बम या मिसाइल अमेरिका और इसराइल की इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। और ये दोनों मुकाम जो हैं, पहला रजीम चेंज का, और दूसरा ये एनरिच यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने का, ये बिना जमीन पे ट्रूप्स उतारे पूरा नहीं हो सकता। अगर जमीन पर उतरे तो क्या आपको लगता है कि अमेरिकन फोर्स उस जियो लोकेशन में फाइट कर पाएगी? देखिए, ईरान इज नॉट इराक, ईरान इज नॉट सीरिया, राइट। ईरान इज अ वेरी पावरफुल कंट्री, इज अ बिग कंट्री। आप देखें ईरान का जो क्षेत्रफल है वो भी लगभग इंडिया के आधे क्षेत्रफल के बराबर है। बहुत बड़ा मुल्क है ये जियोग्राफिकली। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दे आर ऑलमोस्ट 90 मिलियन पीपल। उसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है और ये इंश्योर करेगा कि ईरान को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, वो है ईरान की ज्योग्राफी। राइट। अगर आप देखें उसमें जाग्रोस माउंटेन्स हैं टूवर्ड्स वेस्ट, पूरा इस तरफ हिंदू कुश है, पूरा मतलब इलाके में जो है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इट्स लाइक अ फोर्ट्रेस, नेचुरल फोर्ट्रेस, एक नेचुरल किला है वो अपने आप में, पहाड़। और पिछले 40 साल से जो अली खुमैनी की जो गवर्नमेंट थी, जो इस्लामिस्ट रेवोल्यूशन हुआ वहां पर, उसके बाद से उन्हें पता है कि एक दिन ये सिचुएशन आएगी, अमेरिका के साथ हमारा युद्ध होना है। तो 40 साल से प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो। और जो ये नेचुरल किला है चारों तरफ पहाड़ों का, कुदरत का बनाया हुआ, उसको उन्होंने इतना फोर्टिफाई कर लिया है विद अंडरग्राउंड टनल्स एंड बंकर्स कि अमेरिका के लिए अगर ग्राउंड ट्रूप उतारता है उस पर फतेह पाना लगभग नामुमकिन है। और दूसरी बड़ी चीज जिसकी सबसे बड़ी चिंता प्रेसिडेंट ट्रंप को है, वो ये है कि अगर ग्राउंड ट्रूप उतरे वहां पर तो कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा होंगी अमेरिका की कि शायद वो वियतनाम को भी भूल जाएगा। तो अब फंस गया है अमेरिका, ना निकल सकता है ना रह सकता है। मेरा एक सवाल है और मैं चाहती हूँ कि उसका वो आंसर आए जिसको शायद देश में हर वो इंसान, दुनिया में वो इंसान सोच रहा है कि क्या न्यूक्लियर अटैक दोबारा देख सकता है ये पूरा वर्ल्ड? देखिए, अभी कई सिनेरियोज हैं, एंड हम्म। दिस इज कॉल्ड सिनेरियो बिल्डिंग। जो हम राइट। जियोपॉलिटिक्स में बात करते हैं कि क्या हो सकता हो है, सकता है। जो अभी हमने जो छोटे मोटे हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं। देखिए, अभी सबसे बड़ी जो इनपुट हमारे पास अवेलेबल है जिसके ऊपर हम ये सिनेरियो बिल्ड कर सकते हैं, वो है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं अमेरिका के, इसराइल के और जितने अरब ममालिक हैं, वो सिर्फ 50% तक ही अभी कामयाब हैं। काफी सारी ईरानी मिसाइल्स वो दे आर एबल टू गेट थ्रू दिस एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो इसराइल का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे जितने अरब ममालिक हैं उनका हो। और अगर मान लीजिए सिर्फ 10% मिसाइल्स भी
गेट थ्रू कर जाती हैं, इस एयर डिफेंस की कवच को भेद पाती हैं, तो तबाही जो मचाएंगी वो दैट इज फिनोमिनल। और ये अब हम होता हुआ देख रहे हैं कुछ हद तक दुबई में, बाकी जो जीसीसी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मुल्क हैं जो ईरान के आसपास हैं, या इजराइल में। अब इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है, हमको ये समझना जरूरी है कि इजराइल की लगभग 60% जनसंख्या एक शहर तल अवीव में रहती है। बहुत ही मॉडर्न शहर है, मैंने वहां से 3 महीने रिपोर्ट किया है पिछले टाइम जब 7 अक्टूबर के बाद लड़ाई शुरू हुई थी। और अगर वहां कोई बड़ी मिसाइल गिरती है, 2-3 मिसाइल भी गेट थ्रू हो जाती हैं, जो कि जिसकी पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए, ईरान ने अब तक जो अपना असला निकाला है, जो मिसाइल्स ड्रोन यूज किए हैं, 90% वो हैं जो उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी की हैं, जो जैसे हम बोलते हैं पुराना माल निकाल दिया है उन्होंने। असली उनकी जो हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनमें से कुछ हानि अभी बाकी है। दूसरी तरफ देखिए, अभी आप वहां पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी इतने कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि जो इंटरसेप्टर्स हैं जिनसे आप इनकमिंग मिसाइल्स या इनकमिंग ड्रोन्स पे को रोकते हैं, उनकी जो स्टॉक पाइल है वो बहुत कम हो चुका है। रडार्स बहुत डिस्ट्रॉय कर चुका है ईरान। ईरान ने जो सबसे बड़ा रडार था यूएस का, शायद बहरीन के अंदर $700 मिलियन का, उसको लड़ाई के पहले हफ्ते में ही तबाह कर दिया था। इसके बाद अभी ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है 3 दिन पहले, अमेरिकन एयरबेस के ऊपर। वहां उनके E3 सेंट्री एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान थे, जो कि बहुत ही सक्षम है किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, जिसके बाद एयर डिफेंस एक्टिवेट होता है। ईरान ने वो भी एक बहुत महंगा जहाज, लगभग $300 मिलियन की कॉस्ट बताई जा रही है, उसको तबाह कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो एयर डिफेंस क्षमता है इन इन मुल्कों की, ईरान ने उसको बहुत पूरी तरह से डिग्रेड किया है। साथ ही साथ उसके जो नए वेपन्स आएंगे जो कि ज्यादा मॉडर्न है, तो उनको रोक पाना इसराइल की लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ये हालत आती है और इसराइल को लगेगा कि ईरान की बड़ी मिसाइल्स आने वाली हैं और तेल अवीव को तबाह कर देंगे पूरी तरह से, उस हालत में ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा इसराइल के लिए। और अगर ऐसा होता है और उस हालत में अगर अमेरिका पीछे हट जाता है, तो पूरी संभावना है दैट इजराइल माइट यूज न्यूक्लियर वेपन ऑन ईरान। मतलब देखा जा सकता है, मतलब इतना आसान नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो कमजोर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए, लड़ाई एक इट्स अ वेरी फ्लूइड सिचुएशन। लड़ाई में कभी कुछ भी हो सकता है, और लड़ाई कभी भी, कोई भी लड़ाई, युद्ध जो पिछले जमाने में हुए हैं तब से लेके मॉडर्न वॉरफेयर तक, इट नेवर गोज एज पर प्लान। लड़ाई हमेशा उसकी अपनी एक जिंदगी होती है, वो अपना एक दिशा लेती है जिसको किसी ने सोचा नहीं होता। जैसे कि इसमें देख लीजिए, अभी आप, अमेरिका ने जो जो प्रिडिक्शंस की थी, जो जो प्लानिंग की थी, ईरान ने जो किया वो उसके बिल्कुल अलग था। और उसने चौंका दिया ना सिर्फ अमेरिका को, ना सिर्फ इसराइल को, पूरी दुनिया को। और अभी जिस तरह से ईरान इतनी शक्तिशाली स्थिति में है, इतनी मजबूत स्थिति में है, कि अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा, और किसी ने नहीं सोचा था कि अकेला ईरान, इसराइल, अमेरिका और पूरे जो जीसीसी के ये अरब ममालिक हैं, इनका इनको मात दे देगा। एक तरह से इस वक्त ईरान लड़ाई जीत रहा है। हम इजराइल की बात करते हैं, ये इजराइल इतना बड़ा की प्लेयर क्यों रहता है? आप मुझे थोड़ा समझा सकते हैं बहुत आसान तरीके से कि इतना छोटा सा देश ऐसा क्या है कि ये की प्लेयर रहता है? देखिए, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी हैं। जिस तरह से जूश लोग जो हैं, यहूदी लोग हैं, जिस तरह से उनका प्रोसिक्यूशन हुआ ऑल ओवर यूरोप, बल्कि हर मुल्क में, हिंदुस्तान को छोड़कर, ये इजरायली मानते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, उनके ऊपर अत्याचार हुए इतिहास में। और इसकी अति जब आई, जब एडोल्फ हिटलर ने, नासी जर्मनी ने उनका मास एक्सटर्मिनेशन शुरू कर दिया, मास स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर उनकी किलिंग शुरू कर दी, तो उनको वहां से भागना पड़ा। और तब ये इसराइल का जन्म हुआ, क्योंकि जो कि उस वक्त एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था। फिलिस्तीन उस वक्त ब्रिटेन के अंडर था। 1948 में इसराइल का जन्म हुआ। और 1948 में, जबकि ये पूरी तरह से मुल्क बना भी नहीं था, जितने उसके आसपास के अरब ममालिक हैं, सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, इन सब ने मिलकर इस पे हमला कर दिया। छोड़िए, ये सोचिए, मुल्क अभी बना भी नहीं था, थोड़े बहुत लोग, और इन्होंने इन सब मुल्कों को, अकेले इसराइल ने, उसको जो मुल्क भी नहीं बना था, पूरी तरह से मात दे दी। इसके बाद 2-3 बार फिर हमला हुआ है, 1967, आई थिंक 72, जब सारे अरब ममालिक, जो कि हर एक मुल्क उससे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ा है, एरिया में बहुत ज्यादा बड़ा है। आप मान के चलिए, इस टाइम यहूदी पॉपुलेशन इसराइल की लगभग 80 लाख है। अरब ममालिक और
जो इस्लामिक कंट्रीज जैसे पाकिस्तान इतनी दूर है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ है, उनकी जनसंख्या दुनिया में 2 बिलियन है, और ये 2 बिलियन लोग इन 80 लाख लोगों के पीछे पड़े हुए हैं लेकिन उनको अब तक हरा नहीं पाए। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण है उनका जज्बा जो है, उनको पता है कि हमारी एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, इतिहास से उन्होंने सीखा है कि अगर हम हार गए तो हमें मिटा दिया जाएगा। तो जब ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है तो एक जज्बा जो पैदा होता है एक कौम के अंदर, वो हम इजराइल में देखते हैं। दूसरा उनकी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं यहूदियों के। आप देखिए नोबेल पीस प्राइजेस, इनकी पॉपुलेशन दुनिया में 1% भी नहीं है, लेकिन कम से कम 40% नोबेल प्राइजेस जो साइंस में है वो यहूदियों ने लिए हैं। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन इनोवेट एंड दे कैन एडवांस टेक्नोलॉजी, एंड ये उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रही है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है इसराइल की जीत के पीछे, वो रहा है अमेरिका का हाथ। जब से इजराइल बना है, एग्जिस्टेंस में आया है, लगातार अमेरिका ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया है, आज भी सपोर्ट कर रहा है। और जैसा मैंने बोला, अमेरिका सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है। तो जो ये अमेरिका का हाथ है इजराइल के पीछे, ये भी एक बड़ा कारण है कि वो अकेला इन सबसे लड़ पा रहा है। ये बहुत पेशेंस के साथ अपने ऑपरेशंस को बहुत लंबे समय तक पूरा डेडिकेशन के साथ करते हैं कि ये भी कारण है। बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि जज्बा जो है, तो जज्बा है तो डेडिकेशन अपने आप ही आएगा। और प्लानिंग जो उनकी है, उनकी इंटेलिजेंस है। हम्म। देखिए, आप मोसाद की बात करते हैं, अब हमने पीछे देखा था वो पेजर अटैक देखे थे हिजबुल्लाह के राइट। ऊपर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कोई ऑपरेशन कोई इंटेलिजेंस एजेंसी पुल ऑफ कर सकती है, लेकिन दे पुल्ड इट ऑफ। एंड और आप देखिए अभी जैसे जो डिकैपिटेशन स्ट्राइक हुआ है जिसमें अली खुमैनी मारा गया, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय मोसाद इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है सही, तो आप लड़ाई लड़ने में बहुत कमजोर हो जाते हैं, चाहे राइट। कितनी बड़ी आपकी सैनिक शक्ति हो। तो मोसाद जो है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज आईडीएफ, बिकॉज आईडीएफ जो ऑपरेशंस करती है, इजराइल डिफेंस फोर्स, वो उसी इंफॉर्मेशन पे करती है जो मोसाद प्रोवाइड करती है। तो मोसाद किसी भी एंगल से एक बहुत बड़ी शक्ति है इजराइल के साथ में, एंड दे आर अबव एवरीवन एल्स, आई थिंक इन द वर्ल्ड, दे आर नंबर वन इन द वर्ल्ड। तो आप ये मानते हैं मतलब मोसाद के लिए, क्योंकि मैं अगला प्रश्न पूछने वाली थी, इसमें आप काफी कुछ आपने बताया कि इतनी छोटा सा देश है, उसकी इतनी एजेंसी है, और उसके आगे CIA भी है और बहुत भी तमाम देशों की एजेंसीज हैं। कोई दो कारण मुझे बता दीजिए क्यों ये औरों से डिफरेंट है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे बड़ा कारण है जज्बा। जब आप एक जज्बा होता है अपने मुल्क के लिए, तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं। तब आपको खरीदा नहीं जा सकता डॉलर दे के या अमेरिकन पासपोर्ट दे के, जो कि बहुत सारे मुल्कों में, जो इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जो एजेंट बनते हैं CIA के, MI6 के, इनका नेटवर्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी, साउथ एशिया में, यहाँ के लोगों को खरीदना बहुत आसान है। आप एक पासपोर्ट दीजिए कि आप अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे, आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, उनको हमने वहां सेटल कर दिया है, थोड़े डॉलर फेंकिए और खरीदना। मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई बिकाऊ है, लेकिन बहुत सारे लोग, एक बड़ी मेजोरिटी आराम से खरीदी जा सकती है, उनको एजेंट बनाया जा सकता है। ये चीज इजरायलियों पर लागू नहीं होती। वन और एक्सेप्शन हो सकता है, पर वो इतना छोटा मिलेगा कि दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले बहुत ही कम होगा। तो जब आप किसी को खरीद नहीं सकते उस देश में, उस इलाके में, दूसरा उनका सर्वेलेंस नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, काउंटर इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि अगर कोई, जैसे बहुत से अरब रहते हैं वहां पर, विडविंस रहते हैं, 20% मुसलमान रहते हैं इसराइल के अंदर, अगर वहां उनमें से कोई अगर ऐसा कुछ करने की हिमाकत करता है, तो इनका जो सर्वेलेंस है वो इतना स्ट्रांग है कि, और काउंटर इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है कि दे विल कम टू नो अबाउट दिस। इसलिए वहां इसराइल को पेनिट्रेट करना और इस तरह की इंटेलिजेंस इसराइल के बारे में गैदर करना लगभग नामुमकिन है। ये लड़ाई इंफॉर्मेशन की है, टेक्नोलॉजी की है, इसमें रोबोटिक्स, ड्रोन, पता नहीं क्या क्या, पूरा ये कह सकते हैं कि एक वो लड़ाई है जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। अगर डेटा सेंटर्स पर अटैक होता है तो पूरे वर्ल्ड को किस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, ये तो ईरान बोल ही चुका है पहले। हाँ जी। ईरान ने ऑलरेडी इस चीज का वो कर दिया है कि अगर इफ दिस वॉर एक्सपैंड्स फर्दर देन दिस, देन डेटा सेंटर्स ऑफ अमेरिकन कंपनीज, देखिए सबके, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, निविडिया, मेटा, बिग जितनी जायंट्स बड़े का। बड़ी टेक कंपनीज हैं यूएस की, उन सबके डेटा सेंटर्स और बड़े बड़े ऑफिसेज इन गल्फ ममालिक में हैं। और ईरान ये चीज पहले ही बोल चुका है कि अगर हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला होता है तो हम इनको निशाना बनाएंगे। दिस बिकम्स अ लेजिटिमेट टारगेट फॉर अस बिकॉज इट्स एन अमेरिकन टारगेट। अगर रशिया और चाइना करीब आते हैं तो आपको लगता है अमेरिका को इस बात से डर लगेगा। देखिए, रशिया और चाइना तो ऑलरेडी करीब हैं। जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है इस वक्त, उसमें
पूरा नेटो, अमेरिका, उनकी पूरी, चाहे वो टेक्निकल हेल्प हो, चाहे प्लानिंग हो, चाहे नेविगेशन हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, हर तरह से नेटो और अमेरिका इस यूक्रेन युद्ध में शामिल है, जो कि रूस के खिलाफ है। और रूस क्योंकि अभी अकेला पड़ गया है, तो चीन का उसको पूरा सपोर्ट है। चाहे वो जमीन पे सैनिक ना उतारे, लेकिन बाकी चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे सप्लाई चेन्स में हो, पूरा पूरा सपोर्ट उसको चीन से मिल रहा है। तो चीन और रूस तो एक हाथ में इकट्ठे हैं ही। लेकिन जब ईरान के ऊपर हमला हुआ है, ईरान की इन दोनों देशों से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की संधियां हैं, चीन से भी और रूस से भी। और जब ये युद्ध फैलता है, इफ दिस गेट्स एनलार्ज नाउ, विच इट इज लाइकली टू, बिकॉज आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि इजिप्ट ने भी एक उनके बड़े पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर हुतीस, बबल मंदाब, जो कि रेड सी के अंदर घुसने का इलाका है, इंडियन ओशन से बहुत छोटा है, सेम लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। अगर हुती उसको रोकते हैं और शिपिंग को वहां अफेक्ट करते हैं, वो हमारे नेशनल अर्निंग्स को, स्वेज कैनाल के थ्रू जो जाता है, उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा, और हम इसके मूक दर्शक बन के नहीं रह सकते। तो लग रहा है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स निकालता, उतारता है जमीन पर, और ये युद्ध बढ़ता है आगे, तो ये बहुत फैलेगा, और किसी ना किसी स्टेज पर अमेरिका और रूस और करीब आएंगे, और वो ईरान को और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। कितना करेंगे ये वक्त बताएगा। भारतीय सेना पर मैं बात करना चाहूंगी कि वर्ल्ड मैप पर आप भारतीय सेना को कहां पर देखते हैं, उनकी ताकत क्या है? क्योंकि आप बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, आपने बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं, तो आप उन्हें कहां देखते हैं? क्या इजराइल की तरह हमारी भारतीय सेना की महिलाएं भी उस जगह पर खड़ी हुई दिखाई दे सकती हैं उन मोर्चों पर? देखिए, मैं आपके सवाल को दो हिस्सों में लूंगा। पहले भारतीय सेना, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सेना सेना दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, दुनिया की टॉप आर्मीज में से एक है। आई शुड नॉट से जस्ट आर्मी, आई मीन भारतीय सेना, जो जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल हैं। और ये हमारी कैपेबिलिटी हमने कई बार दिखाई है। और जैसे ऑप सिंदूर हुआ, जिसमें कि एकदम से ये हुआ था। इसके अलावा आप कुछ भी लीजिए, चाइना इतना रिस्ट्रेंट दिखाता है, नहीं कोई बात बड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास है हमारी सैन्य शक्ति का। और हमारी सैन्य शक्ति लगातार इंप्रूव हो रही है, कि जिस तरह से खासकर ये जो गवर्नमेंट है इस वक्त मोदी जी की, और पिछले 11-12 साल में जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन उन्होंने लिया है, स्लो पेस है लेकिन फिर भी बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है, काफी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। तो हम कहीं ना कहीं वी आर अपस्विंग, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और पूरी दुनिया इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है। जहां तक दूसरा सवाल है महिलाओं का, महिलाएं देखिए बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं हमारी हर चीज में, इंक्लूडिंग इन द आर्मी, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वो सिग्नल्स हो, और खासकर आर्मी मेडिकल कोर, उसमें तो आप माने 30% हमारी महिलाएं हैं। आर्मी नर्सिंग सर्विसेज 90%, ऑलमोस्ट 100% महिलाएं हैं। तो महिलाओं का जो योगदान है हिंदुस्तानी फौज में, वो बहुत अहम है। और उसमें भी हमने देखा है कि चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, उन्होंने एक बहुत अहम किरदार निभाया है। मे बी नॉट सो मच इन द फाइटिंग फोर्सेस, बट इन लॉजिस्टिक्स, इन सपोर्टिंग आर्म्स। इस पूरी लड़ाई में आपको सबसे बड़ा लूजर क्यों, कौन दिखाई दे रहा है? इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा लूजर यूरोप की क्या स्थिति, मतलब क्या फेस करने वाला है, वो क्या कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपका इशारा बिल्कुल सही है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा लूजर यूरोप है। प्राइसेस ऑफ एनर्जी, गैस हैव ऑलरेडी शॉट अप इन यूरोप। हर चीज के प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। उन्होंने पहले ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं बाय गोइंग ग्रीन टोटली। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज हैव शट डाउन देयर कोल बेस्ड प्लांट्स, देयर न्यूक्लियर प्लांट्स फॉर एनर्जी। फिर जो उनका सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर था रूस, जिससे लगभग 70% गैस आती थी पूरे यूरोप की, उन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, उसका बॉयकॉट करके, उसे बैन लगा के उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है अभी, कि अगले साल 2027 तक हम बिल्कुल जीरो इंपोर्ट करेंगे रूस से। अगर आप रूस से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कोल यूज नहीं कर रहे हैं पावर जनरेशन के लिए, आप न्यूक्लियर एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं अमेरिका के ऊपर। और ये जो जीसीसी के मुल्क हैं, जो अरब ममालिक हैं जिनहां तेल पैदा होता है, ओपेक वाले, आप इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी ईरान ने इनको काट दिया है। और फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं आपको, 80%, 80 से 90% बल्कि, जो गैस इंपोर्ट होती है अभी यूरोप में रूस से, अपना वो काट देने के बाद, वो आती है बहरीन और कतर से, आई थिंक सर बहरीन से। और उस पे
ईरान ऑलरेडी हमला कर चुका है। दे हैव डिक्लेयर्ड फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर का मतलब ये होता है कि भाई ये एक नेचुरल कुछ कैलेमिटी हुई है या ऐसी जो हम इस पे हमला हुआ है वो हमारे बस से बाहर है, और हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर सकते। हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और सप्लाई करना भी चाहें तो सारी सप्लाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आनी है, जिसको इस वक्त ईरान ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। तो ईरान अभी इसके बंद करने के बाद यूरोप तो मारा गया ना, उसको रूस से गैस मिल सकती है, खुद उसने अपने पावर प्लांट बंद कर दिए हैं, अभी गल्फ ममालिक से गैस पहुंच नहीं सकती। तो जो इंडस्ट्री है यूरोप की, इन्फ्लेशन है, एवरीथिंग इज सफरिंग, एंड इफ दिस वॉर कंटिन्यूज लिटिल लॉन्गर, यूरोप विल सफर इवन मोर। सो आई थिंक बिकॉज वॉर एज आई सेड इज फॉट ऑन वेरियस फ्रंट्स, एंड इकोनॉमिक फ्रंट उसका एक बहुत अहम हिस्सा है खासकर इस लड़ाई में, और उस फ्रंट पर जो सबसे बड़ा लूजर होगा इस वॉर का वो यूरोप होगा। क्या इजराइल के निशाने पर पाकिस्तान है? देखिए, सीधे तौर पर इसराइल के निशाने पर पाकिस्तान नहीं है। इस वक्त इसराइल का जो सबसे बड़ा एम है वो ईरान को नेस्ते नाबूद करना है। ईरान की कोई भी मिलिट्री कैपेबिलिटी और कोई भी उसकी मिसाइल बनाने की या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता है। तो पूरा फोकस इस वक्त इसराइल का ईरान के ऊपर है। अगर हम ये मान के चलें कि किसी तरह से अमेरिका और इसराइल ईरान को पूरी तरह से परास्त कर देते हैं और वहां की रिजीम चेंज कर देते हैं और एक ऐसी गवर्नमेंट को वहां इंस्टॉल कर देते हैं जिसको हम आमतौर पे पपेट गवर्नमेंट्स बोलते हैं, जो हर बात इसराइल और अमेरिका की मानेगी, उसके बाद नेचुरल है, जाहिर सी बात है कि इसराइल का अगला जो टारगेट होगा वो मुस्लिम ममालिक होगा या वो मुस्लिम मुल्क होगा जिसके ऊपर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो एक ही मुल्क है पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी कई बार, पाकिस्तान ने अब तक इसराइल को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान डज नॉट रिकॉग्नाइज इसराइल। और जब ये धार्मिक उन्माद की जो रिलीजियस फैनेटिक्स की जो रैलियां निकलती हैं पाकिस्तान के अंदर कभी भी छोटी छोटी बातों पर दुनिया में, तो उनमें डेथ टू इसराइल इज ऑलवेज चैंटेड। तो इसराइल इस चीज को समझता है कि अगर कोई इस्लामिस्ट गवर्नमेंट वहां आती है पाकिस्तान के अंदर विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स लाइक दिस, इट विल बिकम अगेन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इसराइल। सो जाहिर सी बात है कि अगर ईरान को वो नेस्तनाबूद कर देते हैं तो अगला टारगेट पाकिस्तान होगा। इस युद्ध ने भारत को क्या सिखाया है? अगर आप इस पूरे युद्ध को देख रहे हैं तो इस युद्ध ने भारत को क्या सिखाया है? देखिए, मैं एज अ एक्स फौजी, एक्स इन्फेंट्री मैन, और जो मेरी समझ रही है डिफेंस अफेयर्स की और मिलिट्री अफेयर्स की, मैं ये बोलूंगा जिसमें बार बार जोर देता आया हूं कि दिस इज अ वॉरफेयर विच इज टोटली डोमिनेटेड बाय स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स। हम इतना पैसा जो इस वक्त खर्च कर रहे हैं, नया हम तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, हमने अभी रफाल्स की इतनी बड़ी डील की है, मैन्ड प्लेटफॉर्म्स 4.5 जनरेशन। ये जो इदारे हम खरीद रहे हैं इन पे इतना पैसा हम जाया कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट जो हमने खर्च की है इनको हम बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते थे इन मेकिंग बेटर ड्रोन्स, डेवलपिंग आवर ओन ड्रोन स्वॉर्म्स विच आर टोटली इंडिजीनियस, जिसका दुनिया को पता भी ना हो, उनको हम और इंप्रूव करें। हम ड्रोन्स के फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं पर ज्यादातर इंपोर्टेड है, उनके ज्यादातर पार्ट्स इंपोर्टेड हैं जो चाइना से आ रहे हैं, चाहे उनके ऊपर स्टैंप कहीं की भी लगी हो। तो जब तक हम अपना खुद का R&D इंप्रूव नहीं करेंगे, खुद के ऐसे ड्रोन्स या ड्रोन स्वॉर्म्स नहीं डेवलप करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें Patriot systems, third air defense systems, your Iron Dome, your Arrow missiles, Sling missiles, जितने भी ये अस्त्र शस्त्र हैं एयर डिफेंस के, वो सब नाकामयाब हो रहे हैं इन चीप ड्रोन्स के सामने, इन चीप मिसाइल के सामने। तो इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि इतने बड़े बड़े जो हम ये प्लेटफॉर्म्स खरीद रहे हैं इतने महंगे, इसके बनिस्बत हम अपने जवान के ऊपर, जो सोल्जर, इन्फेंट्री सोल्जर विच विल फाइट ऑन द ग्राउंड, उसको हम सशक्त बनाएं, उसको पूरी तरह से लेटेस्ट चीजों से इक्विप करें, लेटेस्ट पर्सनल वेपन्स दें। और जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स हम एक बटालियन में सेक्शन लेवल तक लेके आ जाए कि हर एक सेक्शन के पास अपने ड्रोन हो। इतनी हमें अपनी इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाएं कि सेक्शन लेवल तक हमारे पास ड्रोन्स होने चाहिए, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। दिस इज व्हाट यूक्रेन हैज टॉट अस, दैट्स व्हाट नाउ ईरान इज टीचिंग अस, दिस वॉर हियर। वी नीड टू हैव दीज ड्रोन्स टू द सेक्शन लेवल।
उस पे हम अभी भी कहीं ना कहीं ढीले पड़े हुए हैं। ड्रोन्स आ रहे हैं लेकिन नॉट एट द लेवल, नॉट एट द पेस एंड नॉट एट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच इज नीडेड। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट लेसन वी कैन लर्न फ्रॉम दिस वॉर ऑन द मिलिट्री फ्रंट। एज पर एज डिप्लोमेटिक फ्रंट इज कंसर्न, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें सीखनी है डिप्लोमेटिक उसमें, कि हमारे पास कुछ ऐसे अलाइज होने चाहिए कि जब पूरी दुनिया भी अगर हमारे खिलाफ खड़ी है तो हमारे साथ डट के खड़े रहें और हमें हर प्रकार का सपोर्ट दे सकें। और ये मुल्क अपने आप भी कुछ शक्तिशाली होने चाहिए, उनके पास कुछ क्षमता होनी चाहिए। और इस हालत में एज ऑफ टुडे आई डू नॉट सी अस इन दैट सिचुएशन। हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी रही है, हमें बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सपोर्ट मिला है वर्ल्ड कम्युनिटी से। फॉरेन मिनिस्टर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जरूरत है, हमें ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में जरूरत पड़ेगी, हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है कि हमें कम से कम दो तीन मुल्क, आई एम नॉट सेइंग वी शुड मेक मिलिट्री अलायंसेस, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट इन केस पुश कम्स टू शव, अगर लड़ाई होती है तो दो तीन एटलीस्ट मजबूत मुल्क ऐसे हों जो बोलें कि अगर हिंदुस्तान को हमला हुआ तो हम पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ हैं और हम परोक्ष तौर पर उनकी मदद करेंगे। मतलब कूटनीति के स्तर पर हमें काम करने की बहुत जरूरत है। दोनों स्तर पर, कूटनीतिक स्तर भी और मिलिट्री स्तर पर भी काम करने की बहुत जरूरत है अभी। जितने ताकतवर मुल्क हैं, वहां पर सारे के सारे मुल्क, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी हो, अपनी एक सीक्रेट टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। उसके पास एक सरप्राइज देने के लिए टेक्नोलॉजी है जो अभी पता नहीं है। आपको नहीं लगता कि भारत को भी उस सीक्रेट टेक्नोलॉजी पर, अपनी एक टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए? देखिए, जैसे मैं पहला बोल चुका हूं, हम्म, R&D, हम्म, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमें उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, कि जो हम रिसर्च करनी है, जो हमें हम्म, नई चीजें इजाद करनी है, हाँ, हमें तो उस पर जोर देना ही पड़ेगा। अगर हम, जैसा कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2047 तक एक डेवलप्ड मुल्क बनना चाहते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी जो फाउंडेशन है, दैट इज योर R&D, योर टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। और वो बिना R&D के नहीं आएगी। हम हर हर चीज इंपोर्ट नहीं, अभी भी हम दुनिया के मेरे ख्याल सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं। इतनी मेड इन इंडिया कैंपेन के बाद, कि आत्मनिर्भर भारत के बाद भी, अब भी हम दुनिया के सबसे बड़े जो है आर्म्स इंपोर्टर, आई थिंक द लार्जेस्ट, मे बी सेकंड लार्जेस्ट, आई एम नॉट श्योर। तो ये जो सिचुएशन बदली करनी पड़ेगी, और उसके लिए छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी चीजों में R&D की जरूरत है। हमारे पास इतना बड़ा टैलेंट पूल है, इतने इंजीनियर्स हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, IITs हैं। हमें पूरा फोकस वहां, बनिस्पत के हम ये हथियार खरीदें, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स खरीदें जो कि आने वाले वक्त में बिल्कुल नकारा हो जाएंगे, ये पैसा अगर हम R&D पे लगाते हैं और अपना कुछ इजाद करते हैं जो दुनिया सोच नहीं सकती, जैसा आपने बोला है, कुछ ऐसा वेपन, जैसे उदाहरण दीजिए, ईरान इज नॉट टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर देन इंडिया, वो लगभग हमारे लेवल पे है टेक्नोलॉजी का जहां तक बात है, लेकिन उसे तो हमसे पीछे होना चाहिए था, क्योंकि 47 साल से पूरी दुनिया ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। कोई बाहर से टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, कुछ मदद नहीं मिल सकती। फिर भी उन्होंने, देखिए, शाहिद ड्रोन जो जिसको पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, अब उसको डेवलप किया। रूस जैसे मुल्क को, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, उससे ये ड्रोन्स इंपोर्ट करने पड़े। और इससे भी बड़ी बात, अमेरिका ने ये टेक्नोलॉजी वहां से चुराई, ईरान युद्ध से, यूक्रेन युद्ध से, क्योंकि जब ये ड्रोन्स, कई बार ड्रोन्स फायर नहीं करता, नीचे गिर जाता है, यूक्रेन से वो लेके अमेरिका ने उसी ड्रोन को डेवलप करके अब वही यूज कर रहा है। तो देखिए, एक ईरान ने ये चीज साबित की है कि जो उनकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो इतनी हाई थी कि अमेरिका जैसा मुल्क, जो कि अरबों खरबों खर्च करता है मिलिट्री R&D पे हर साल, उसको भी कुछ ना कुछ वहां से चुरा कर इस्तेमाल करना पड़ा। तो हम जहां के इतना बड़ा टैलेंट पूल है और हिंदुस्तानी दिमाग की दुनिया दाद देती है, हमें उसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और अगर हमें मिलिट्री सुपर पावर बनना है, तो हम ये जो इतने इदारे खरीद रहे हैं, इधर उधर से जितने मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ये खरीद के हम कभी सुपर पावर नहीं बन सकते जब तक कि हम अपना खुद डेवलप ना करना शुरू करें। इस युद्ध में ईरान, इजराइल, अमेरिका, ये जो युद्ध चल रहा है, भारत का न्यूट्रल खड़ा हो जाना क्या समझदारी है या फिर कोई कमजोरी? देखिए, हम इसमें न्यूट्रल हैं और नहीं भी हैं। हम्म, जब युद्ध के सब 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए, तो और जिस तरह की उन्होंने भाषण दिया वहां की क्नेसेट, वहां की पार्लियामेंट के अंदर, उससे तो ये प्रतीत हो रहा था कि हम, हमारा झुकाव पूरी तरह से इजराइल की तरफ है। और हिंदुस्तानी पॉपुलेशन, खासकर हिंदू जो हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो अभी भी पूरी तरह से इजराइल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन
इन्हीं लोगों का जो कि इसराइल को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान तो लगभग सारे ही ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हिंदू भी, सबका ये मानना है कि ईरान इज अ अंडरडॉग। ईरान ने तो लड़ाई शुरू नहीं की है, ईरान ये युद्ध नहीं चाहता था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खुली थी, सारा दुनिया का जो जहाज सब जा रहे थे, ईरान ने कोई पंगा किसी से नहीं लिया। ये लड़ाई शुरू की है इसराइल और अमेरिका ने। और ईरान इज अ अंडरडॉग, एक मुल्क जो कि बहुत कमजोर माना जाता है इसराइल और अमेरिका से, वो अपना काम कर रहा है, आपको किसी से थ्रेटन नहीं कर रहा, और उसके ऊपर बिना किसी वार्निंग के, जबकि बातचीत चल रही है। और ये दूसरी बार हुआ है कि उन्होंने ईरान को बुला रखा है कि आप हमसे बातचीत करिए, मुज़ाकरात करिए, ताकि हम इसको डिप्लोमेटिकली सुलझा सके। और जब ये बातचीत चल रही है, तब आपने धोखे से अचानक उस पर हमला कर दिया। तो इस चीज को लेके पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक बहुत बड़ी सहानुभूति है हिंदुस्तानी पब्लिक के अंदर। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे गवर्नमेंट पीछे हट गई है। गवर्नमेंट ने कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है जो कि इजराइल और अमेरिका को सपोर्ट करता हो या ईरान के खिलाफ जाता हो। और फिर ईरान ने एक और चाल चली, चाल नहीं बोलूंगा कि इट वॉज अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर। उन्होंने हिंदुस्तान को अलाउ कर दिया कि आप अपने कुछ जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल लें, हम उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि देखिए ईरान ने हमारे पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये ईरान ने हम पर कोई एहसान नहीं किया है, ये सब डिप्लोमेसी होती है, ये रणनीति की और मिलिट्री की टैक्टिक्स होती है। ईरान बहुत अकेला पड़ गया है, और ईरान को ये समझता है कि अगर वो चारों तरफ से एशिया में भी अकेला पड़ गया तो उसके लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो वो नहीं चाहता कि मैं अकेला पड़ जाऊं, और यही कारण है कि उसने हिंदुस्तान को, जो कि बहुत बड़ा मुल्क है और एक बड़ी पावर है इस खित्ते में, उसने उस अपने जो जहाज वहां से निकालने की अनुमति दी। तो ये मैं साफ करना चाहता हूं, ईरान ने इसमें हमारे पर कोई एहसान नहीं किया, ये ईरान की रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि वो अकेला ना पड़ जाए। आपसे एक थोड़ा सा अलग सवाल पूछ लेती हूँ इससे। आपने धुरंधर मूवी देखी है? जी, पहला हिस्सा देखा है, दूसरा हिस्सा नहीं देखा मैं। धुरंधर मूवी में किरदार है हमजा, उसको जासूस दिखाया गया है, और वो इस फिल्म में जेल में मिलता है। क्या असल लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति जासूस बन सकता है? क्योंकि मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगी, कहते हैं सेलेक्टेड, टेस्टेड एंड ट्रेन्ड। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि बिना ट्रेनिंग के अंदर कोई जेल में गया और मिल गया और जासूस बन गया? क्योंकि जासूस कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता। देखिए, जो द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस इज अ वेरी डार्क वर्ल्ड। राइट। जो ये जासूसी का है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो दुनिया है, वो एक अलग दुनिया है, और वो बहुत स्याह रात की तरह है, बिल्कुल एक काली दुनिया है, जिसमें क्या होता है वो कोई पता नहीं लगता। जो सामने दिखता है, जो बाहर आता है, वो बहुत अलग आता है, जो अंदर होता है वो बहुत कुछ होता है। बहुत से एजेंट्स हैं जो जाते हैं पूरी दुनिया में, जासूस। और सबसे बड़ी, जैसे कि मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूँ, बहुत तरह की इंटेलिजेंस होती है। आपको इंटेलिजेंस सैटेलाइट से मिलती है, हम्म। आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होती है, रोबोटिक। आप जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, रडार्स हैं, उनके सिग्नेचर गैदर करके इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, आपकी साइबर इंटेलिजेंस होती है। लेकिन जो सबसे अहम है इंटेलिजेंस का हिस्सा, वो है ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंट, जिसमें कि आप अपने जासूस भेजते हैं, आप एजेंट्स क्रिएट करते हैं दुश्मन ममालिक के अंदर, ताकि वहां से खबर मिल सके, और उसको फिर अपने जो बाकी इदारों से आपको खबर मिली उनको कॉर्पोरेट कर सकें। और वहां जासूस का या स्पाइस का एक बहुत बड़ा रोल है, और हर मुल्क ट्राई करता है कि वहां अपने स्पाइस भेज सके। बहुत से ऐसे स्पाइस हैं जो कि अपनी जान हाथ पे लेके, पूरा जोखिम लेके अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, और खत्म हो जाते हैं, मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, और बहुत दर्दनाक मौत मरते हैं, जिनका नाम भी कभी दुनिया में सामने नहीं आता, जिसका किसी को पता ही नहीं लगता। क्योंकि कोई भी मुल्क ये एक्सेप्ट नहीं करता कि जो ये इंसान पकड़ा गया है, ये हमारा सिटीजन है या हमारा एजेंट है, क्योंकि एज पर इंटरनेशनल लॉ दैट इज नॉट परमिटेड। और एक फर्क बता दूं आपको जासूस के बीच में और एक सैनिक के बीच में। जब सैनिक लड़ता है तो वर्दी पहनकर लड़ता है, अपने मुल्क की वर्दी पहनकर लड़ता है, एंड ही इज प्रोटेक्टेड। अगर वो पकड़ा जाता है, जैसे कि 1971 के युद्ध में हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को और अफसरों को बंदी बना लिया, पकड़ लिया था, हम उनको मार सकते थे, उनको टॉर्चर कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि जो सैनिक है, जिसको हम प्रिजनर ऑफ वॉर बोलते हैं, ही इज प्रोटेक्टेड बाय जिनेवा कन्वेंशंस। There is law of warfare, there is international humanitarian law, there is Geneva Conventions which give protection to a prisoner of war. आपको कैसे उसको ट्रीटमेंट देनी है, क्या खाना पानी देनी है, क्या काम करा सकते हो, किस तरह की ट्रीटमेंट दे सकते हो, ये सब चीजें उसमें लेड आउट है। ही हैज फुल प्रोटेक्शन, यू कैन नॉट टॉर्चर हिम, यू कैन नॉट किल हिम, यू कैन नॉट सेंटेंस हिम आर्बिट्रेरली। पर स्पाई के पास ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
If you're a spy, you can be killed straight away, you can be shot straight away, you don't even have to be tried. तो एक जासूस या स्पाई की जिंदगी है, बहुत खतरे से भरी होती है, कई गुना ज्यादा खतरा जितना कि एक आम सैनिक को होता है। मैंने जब आपके प्रोफाइल को पढ़ा और समझा और जाना, आपने करीब 100 देशों से ज्यादा की यात्रा की है। आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया है, युद्ध को अपने आगे देखा है, और यूक्रेन और रशिया का युद्ध 3-4 बार में आपने बहुत, मेरे को लगता है पहले ऐसे जर्नलिस्ट होंगे, वॉर जर्नलिस्ट, जिन्होंने कवर किया होगा। ये मेरे को लगता है कि शायद कोई दूसरा है नहीं अभी। कैसे लेते हैं पाकिस्तान? देखें, युद्ध कवर किया है और कई पूरी दुनिया में मैं घूमा हूं, बहुत सारे मुल्कों में। पाकिस्तान से लोग हमेशा कंपेयर करते हैं कि यार हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हम्म। देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, हम्म। बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी अहमियत है दुनिया की जियो पॉलिटिक्स में, पर दैट इज इट। उसके बाद उसका कोई वजूद नहीं है। अब देखिए आप, दे हैव टू बेग, उनको भीख मांगनी पड़ी 2-3 बिलियन डॉलर्स के लिए आईएमएफ से, वो भी देने को तैयार है। 2-3 बिलियन डॉलर्स हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए कुछ भी नहीं है। इतने तो हम एड दे देते हैं आज हम्म। अपने पड़ोसियों और नेपाल और श्रीलंका को, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी इंटरेस्ट के। तो दे हैव नो इकोनॉमिक पावर। और पाकिस्तान को जो सबसे चीज ने नीचे ड्रैग किया है, दो हम्म। दो कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया में जो इमेज है या उसके मुल्क की स्टैंडिंग है वो कोई मायने नहीं रखती। न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री पावर एक तरफ है, ये दो जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन। हम्म। पाकिस्तान इज इकोनॉमिकली वेरी वीक। और देखिए, हम कितनी बात कर लें उसके पास, कोई उसको दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करने देगा। ये पाकिस्तानियों का वहम है, जब बोलते हैं अरे तो हमने ये किस दिन के लिए ये न्यूक्लियर वेपन्स किस लिए बना के रखे हैं, पटाखे चलाने के रखे हुए हैं। ये पटाखों के ही बराबर है, हम मान के चले। ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि जो बेस है, जो मेन पाकिस्तान का बेस है जहां उनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वे न्यूक्लियर कैपेबल है, उसमें अमेरिकन प्रेजेंस है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स बोल चुके हैं। और ये चीज उनके मीडिया से पास्ट में, आई कांट रियली रेफर इट नाउ, आया है कि वहां कुछ ऐसे हिस्से हैं इन बेसिस के अंदर जहां इवन पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। America has said it many times, not the top officials, but CIA officials, that we totally control the nuclear arsenal of Pakistan. ये हमारे हाथ में है and Pakistan cannot use them without us getting involved. तो हमें इससे कोई खतरा नहीं है। ये चीज अमेरिकन बोल चुके हैं। तो जो ये पाकिस्तानी अवाम का वहम है कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम न्यूक्लियर ताकत हैं, है न्यूक्लियर ताकत, पर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि पाकिस्तानी अवाम नहीं जानती। ये उनकी जो जर्नल्स हैं जो वहां के पाकिस्तान के, उनकी जनता को बेवकूफ बनाते हैं। दूसरा, बहुत बड़ी मिलिट्री है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है अनडाउटेडली, एयरफोर्स, नेवी पाकिस्तान की, कोई शक नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की टॉप 10 मिलिट्री पावर्स में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब लड़ाई करते हैं आप, लड़ाई को सस्टेन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। आप एक कंगाल मुल्क है, आपके पास पैसा है ही नहीं। अगर ये युद्ध जिस तरह से अभी हम यूक्रेन में देख रहे हैं, ईरान देख रहे हैं, 1 महीने अगर युद्ध चल जाए तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं हुआ कि वो नया असला बना सके, अपने जो अफसरान हैं, उनके जो जवान हैं, उनको तनख्वाह दे सके। इट्स अ टोटली फाइनेंशियली बैंकरप्ट कंट्री। सो विदाउट फाइनेंशियल पावर, विदाउट इकोनॉमिक माइट, योर मिलिट्री इज यूजलेस। आप बड़ी बहादुर से लड़ सकते हैं, आप बड़ी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं दूसरे मुल्क को, लेकिन आप कितने दिन लड़ेंगे? इंडिया कैन सस्टेन अ वॉर फॉर इयर्स, जस्ट लाइक रशिया, जस्ट लाइक चाइना। पाकिस्तान कैन नॉट डू दैट। और जो पाकिस्तानी अवाम है उसको इस चीज का एहसास नहीं है। हमारी फौज बहुत वो है, लेकिन कितने दिन लड़ पाएगी? तो एक ये बड़ा फैक्टर है कि उनकी इकोनॉमिक माइट ऑलमोस्ट जीरो है, तो दुनिया में इसकी वजह से उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। दूसरा, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म। अब देखिए, अली खुमैनी को अमेरिका ने खत्म कर दिया एक रेड करके, पूरी दुनिया में उसके वो हुए, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने जो है रोष जाहिर किया, हर जगह लोग सड़कों पे आए, कहीं कत्लेआम नहीं हुआ। पाकिस्तान में कराची में 21 लोग मारे गए। अली खुमैनी पाकिस्तानी था? नहीं था ना। तो आप ठीक है, एक मुस्लिम लीडर था शियाज का, जो भी आप उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन इतना एग्रेशन, ये मार, हर जगह वायलेंस, हर जगह लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इतना कट्टरपना, इतना ज्यादा फंडामेंटलिज्म, यही एक कारण है
दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हैव यू हर्ड ऑफ ग्रूमिंग गैंग्स इन यूके? ब्रिटेन के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स, उन्होंने, जो कि मोटे मोटे एस्टिमेट्स आ रहे हैं, इस पे इंक्वायरियां चल रही हैं, और जो अपोजिशन है करंटली, जैसे रिफॉर्म यूके है, उन्होंने तो इसको बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उनकी जो स्टैंडिंग है, रिफॉर्म यूके एक बहुत नई पार्टी है ब्रिटेन के अंदर। पुरानी पार्टी जो कंजर्वेटिव और लेबर है, उनसे ऊपर पोल कर रहे हैं इस वक्त वो। उनका एक बड़ा मुद्दा है ये ग्रूमिंग गैंग्स के अंदर इनकी इन्वेस्टिगेशन अब पूरी तरह से। और उनको पता है क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड पाकिस्तानी इस्लामिक ग्रूमिंग गैंग्स। ये पाकिस्तानी, उसमें लगभग 99% से 100% पाकिस्तानी मुस्लिम लोग इन्वॉल्व थे, एक्सक्लूसिवली पाकिस्तानी इस्लामिक पीपल, पाकिस्तानी मुस्लिम्स। एंड नाउ दिस इज पाकिस्तानी मुस्लिम गैंग्स इज अ कॉमन टर्म ऑन, आप गूगल करिए और आपके दर्शक गूगल कर देखें, पाकिस्तानी मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग्स। तो ये जो आइडियोलॉजी है, फंडामेंटलिज्म इतना ज्यादा, और हर चीज में मजहब को लेके आना, इसकी वजह से भी पाकिस्तानी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो स्टैंडिंग है दुनिया में, बहुत नीचे चली गई है। देखिए, आप ईरानियों से मिले, कहीं भी दुनिया मिलते हैं, वो इस्लामिक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन आपको इस तरह फंडामेंटलिज्म ना पर्शियन से मिलेगा, ना अफगानों में मिलेगा, ना अरब से मिलेगा, ना किसी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के मुस्लिम मिलेगा। जितना ज्यादा फंडामेंटलिज्म, और ये कन्वर्ट्स हैं सारे, साउथ एशियन मुस्लिम मिलेगा, आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जिनको ये मुल्क, देखिए मजे की बात ये है कि अरब और ये पर्शियंस और ये बाकी जो वेस्ट एशियन के मुसलमान हैं, ये इनको मुसलमान तक नहीं मानते, इनको ये मुसलमान तक भी नहीं मानते, इनको वीजा देना बंद कर दिया था। कहते जी आप आओगे यहाँ पर, आप भीख मांगोगे। सऊदी अरेबिया रिफ्यूज्ड वीजा टू पाकिस्तानीज, डू यू नो दैट? एंड द रीजन फॉर दैट वाज कि आप यहाँ पे आगे भीख मांगोगे, क्योंकि पाकिस्तानी हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ बेगर्स इन मिडिल ईस्ट। तो जब आपकी ये हालत है, इस तरह के आपके लोग हरकतें करेंगे, तो आपकी कहाँ इज्जत होगी? आपकी दुनिया में कोई स्टैंडिंग नहीं है। मेरे आई ओपनर में दो आखिरी सवाल आपसे हैं। बहुत सारे सवाल आपके लिए मैंने तैयार किए हैं, लेकिन दो जो सवाल मुझे भी लगता है कि वो हर आदमी को पता होना चाहिए। हम बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस की, सिग्नल इंटेलिजेंस की, सैटेलाइट इंटेलिजेंस की। इस दौर में जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, क्या पीछे जाएगी? ये आगे जाएगी मैडम, इसको टेक्नोलॉजी? हमारे जो इन मिलिट्री पार्लेंस, इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस बोला जाता है, ह्यूमन इंट। या और जैसे कि आपको जिक्र कर चुका हूं कि ह्यूमन इंट का कोई तोड़ नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप कितनी सर्वेलेंस डिवाइसेस लगा दीजिए, कितने भी सेंसर्स आ जाएं, कितने भी सैटेलाइट्स आ जाएं, ह्यूमन एंड इंट विल रिमेन इंपॉर्टेंट, जिससे आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन रियल टाइम और एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा आती है। देखिए, जब आती है ना इंटेलिजेंस, हजारों पेज की इंटेलिजेंस हर चीज के ऊपर आती है, लेकिन उसमें काम की इंटेलिजेंस सिर्फ एक दो पेज की होती है। और उसको तब आप काम की इंटेलिजेंस बोलते हैं क्योंकि वो एक्शनेबल एंड है, और उसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस का एंगल बहुत बड़ा है, जो कि रिप्लेस नहीं हो सकता। बस अपने आप को अपडेट जरूर करना है। कॉर्पोरेट करना है मैडम। देखिए, बताया ना आपको, अपडेट, आप अपडेट भी बोल सकते हैं कि आपको लेटेस्ट चीज पता लगती रहेंगी, एक तरह से अपडेट भी है, और कॉर्पोरेट भी करना है कि दो तीन सोर्सों से खबर मिली है, जो कॉर्पोरेट करेंगे और हर जगह से वही चीज मिल रही है, तभी उसके ऊपर एक्शन होगा। देन ओनली विल कॉल इट एन एक्शनेबल इंटेलिजेंस। मेरा आखिरी सवाल आपसे। एक जी। मिसाइल आती है, एक स्कूल पे गिरती है, एक अस्पताल पे गिरती है, करीब 160 बच्चे उसमें मारे जाते हैं। युद्ध में कौन जीता कौन हारा, ये शायद मेरे लिए इतना मायने नहीं रखेगा जितना एक इंसानियत रखेगी। बच्चे ऐसे मारे जाते हैं, क्या इसकी कोई लिमिट सेट होनी चाहिए? इसकी ऑलरेडी लिमिट सेट है मैडम। हम्म। There are international laws. It's called International Humanitarian Law, IHL, which is part of Geneva Conventions. That there are certain targets, which cannot be military targets. You cannot. First is you cannot target any civilian infrastructure, जिससे सिविलियंस का रोजी रोटी, उनका रहने सहने का डायरेक्ट संबंध हो, उसके ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, किंडरगार्टन्स, दे आर ऑल इलेजिटिमेट टारगेट्स, दे आर नॉट लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट्स, आप उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ हमला हुआ है, जो कि बहुत दुख की बात है। बच्चे चाहे दुनिया में किसी भी हिस्से मारे जाए, किसी के भी हों, इट्स अ वेरी सैड थिंग, इट्स रियली समथिंग विच शुड नॉट हैव हैपेंड। लेकिन अमेरिका, उसके ऊपर ना कोई कानून लागू होता है, ना कोई और इंटरनेशनल फिर लॉ आप लागू दुआएं होता है। कराते हैं, क्या अगर यही दुआओं चीज से बच सकते जैसे हैं? जैसे अगर यही चीज अगर रूस ने कर दी होती, हम्म।
या ईरान ने कर दी होती या कोई और मुल्क करता दुनिया में, अब तक आईसीसी, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं, वो अब तक अपना फतवा सुना चुके होते, जो है वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर चुके होते उस कंट्री के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, उस कंट्री के जनरल्स को। लेकिन क्योंकि अमेरिका है, अमेरिका में आपको एक और मैं मजेदार बात बताता हूं, अमेरिका में उनका एक कानून है, लगभग कानून है, विच इज कॉल्ड हेज हेग इन्वेजन, समथिंग लाइक हेग इन्वेजन एक्ट। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, हम्म। वो हेग एक शहर है बेल्जियम के अंदर और नेदरलैंड्स के अंदर वहां पे वो है हेग, जहां पे कोर्ट है। तो उन्होंने, उनका ये एक्ट कहता है कि अगर कोई भी अमेरिकन पॉलिटिशियन या सैनिक इस कोर्ट ने कभी कन्विक्ट किया और उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल डिक्लेयर किया, तो हम हेग के ऊपर हमला कर देंगे। सोचिए, ये उस कंट्री का वो है और जिन्होंने कोई कन्वेंशन साइन नहीं किया हुआ। तो अमेरिका है तो हर चीज से बच सकता है। और ये एक चीज हमें सिखाता है, एक चीज जग जाहिर करता है कि जो अमेरिकन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है सब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, जितने भी ये बड़े बड़े इदारे हैं जिनको हम बोलते हैं कि यार ये तो पूरे ह्यूमन राइट्स के हैं, लोगों के हकूक के लिए हैं, ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, सब अमेरिका और वेस्ट के थ्रू कंट्रोल्ड हैं। और अगर ये मुल्क कुछ करेंगे जो कि इनके खिलाफ है तो कोई आवाज नहीं उठेगी। कोई और मुल्क छोटा सा कुछ कर देगा तो उनको वो इमीडिएटली जो है क्रिमिनल्स डिक्लेयर कर देंगे। यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइम्स नेटवर्क के साथ आपने इतनी चर्चा की और एक ह्यूमन एंगल भी रखा कि कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए युद्ध में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। एक बात तो समझ में आई, युद्ध में कोई जीते या हारे, लेकिन जानते हैं हार कौन जाती है? वो मासूम जनता, जो देखती है कि युद्ध यहाँ चल रहा है और हमारी छोटी सी दुनिया पर इस बड़ी दुनिया का क्या असर होगा। आई ओपनर का मकसद यही है कि हर कहानी का एक सच होता है और उस सच को जानना आपके लिए जरूरी है।